हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि है और स्वागत है आपका अपने इस चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज जोधपुर पे। आज मैं आपके लिए अम्ल, क्षार एवं लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट से संबंधित 40 सवाल लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि अम्ल से संबंधित सही कथन है। ऑप्शन ए कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऑप्शन बी है कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन त्यागते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, H प्लस आयन त्यागते हैं। अम्लों की परिभाषा में भी यही आता है। ऑप्शन सी है कि अम्लों की पीएच 7 से कम होती हैं। ये बात भी सही है कि अम्लों की पीएच 7 से कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी डी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है भूकंप मापन के लिए नहीं, वस्तुओं की लंबाई और ऊंचाई मापने के लिए नहीं, अम्लता और क्षारीयता मापने के लिए बिल्कुल सही बात है, और समुद्र की गहराई मापने के लिए नहीं। पीएच स्केल का उपयोग अम्लता और क्षारीयता का जो भी है उसको मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। देखो पीएच स्केल कैसी होती है। एक स्केल होती है, वैज्ञानिक सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, और इसमें 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग होती है, और बीच में यहाँ होता है 7। तो इस 7 से पहले पहले इस दिशा में अम्लीयता है वो बढ़ती है, यानी जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में है वो सारे अम्ल होते हैं, और 7 से लेकर 14 के बीच में है वो सारे होते हैं क्षार। तो यहाँ 7 से 14 की ओर जाएंगे तो इस साइड क्षारीयता बढ़ती है, और जो 7 है ये उदासीन उदासीन होते हैं, उनको इंगित करते हैं। तो ये सवाल आया कि पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल अपन कोई भी रसायन है वो अम्ल है या क्षार है उसका सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए करते हैं। ऑप्शन पे भी थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं कि भूकंप मापन के लिए, तो भूकंप मापन के लिए अपन रिक्टर स्केल है उसका उपयोग करते हैं। वस्तुओं की लंबाई और ऊंचाई मापने के लिए अपन फीता है, मीटर है, उसका उपयोग करते हैं। अम्लता क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल, और समुद्र की गहराई मापने के लिए अपन फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, सार से संबंधित गलत कथन है। ऑप्शन ए है कि सार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। बिल्कुल सही बात है, अम्ल तो H प्लस आयन देते हैं और सार OH माइनस आयन देते हैं। ऑप्शन बी है कि सार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये बात भी सही है, अम्ल स्वाद में खट्टे थे, सार स्वाद में कड़वे हैं। ऑप्शन सी है कि सार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और ऑप्शन डी है कि सार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो एक लिटमस पेपर होता है, इसका उपयोग भी आप अम्ल है या क्षार है इसका पता करने के लिए करते हैं। इसको सूचक बोलते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर है। तो जो अम्ल होते हैं वो तो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देते हैं। अगर अम्ल के अंदर अपन नीला लिटमस पेपर डुबाएंगे तो वो लाल कलर का हो जाएगा, जिससे अपने को पता लग जाएगा कि विलयन के अंदर अम्ल है। और अगर वहीं यहाँ सार हो तो सार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर है उसको नीला कर देता है। एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं आप, सालानी यानी सार है वो लाल को नीला कर देते हैं, और अनीला अनीला यानी अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। तो ऑप्शन सी है कि सार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो गलत है ये तो। और ऑप्शन डी है कि सार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ए, बी और डी है वो तो करेक्ट है, जबकि अपने को पूछा है कि गलत क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पीएच स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता अम्लीयता में क्या परिवर्तन होता है, फिर जबकि क्षारीयता में क्या परिवर्तन होता है। अभी अपन ने देखा था कि ये जो पीएच स्केल है इसमें अपने को बायां से दायां जाना है, इस साइड जाना है। तो बाएं से दाएं जाने पे अम्लीयता है वो तो क्या होती है, अम्लीयता घटती है। यानी अगर किसी अम्ल का पीएच मान 0.5 है और एक मान लो 5.6 है, तो इसकी अम्लीयता है वो कम है, 0.5 वाले की ज़्यादा है। तो बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता है वो तो घटती है, और जबकि क्षारीयता 7 से 14 की ओर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती है। यानी किसी क्षार का मान लो 7.2 है और एक है 13.5, तो ये 13.5 वाला है, ये क्षार प्रबल क्षार होगा, ये दुर्बल होगा। तो इस साइड जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और अम्लीयता घटती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो देखो अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन पे भी और चर्चा कर लेते हैं। गैल्वेनीकरण क्या होता है कि जैसे लोहा है उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो इस जंग से बचाने के लिए अपन इसके ऊपर जिंक यानी जस्ता या जिंक कह दो,
इसकी परत चढ़ा देते हैं, इसको गैल्वेनीकरण या हिंदी में यशद लेपन कहते हैं। ये भी कई बार सवाल पूछा जा सकता है, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण क्या है। तो ये संक्षारण से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी आवेशीकरण। आवेशीकरण तो किसी के ऊपर चार्ज या आवेश डालना होता है, वो आवेशीकरण होता है। जैसे दो कंगों को रगड़ के आवेशीकरण कर सकते हैं। ऑप्शन डी है द्रवीकरण। तो द्रवीकरण तो किसी ठोस या गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिच्छू और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से जलन पैदा होती है। तो याद रखना, बिच्छू और चींटी है, इसके डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से जलन पैदा होती है। और यहाँ चींटी वगैरह या फिर वो टांटियाँ काट जाता है तो उस कंडीशन में अपन डिटर्जेंट लगाते हैं घरों में। डिटर्जेंट लगाते हैं क्योंकि डिटर्जेंट है उसकी सारी प्रकृति होती है, तो अम्ल और सारे आपस में क्रिया करके उदासीनीकरण कर देते हैं, इस वजह से वहाँ पे जलन मिट जाती है। ऑप्शन बी है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल तो नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके या विनेगर जो घरों में अचार में यूज होता है उसमें होता है। और लैक्टिक अम्ल दही में होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अचार में प्रयुक्त होने वाले सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो सिरका या विनेगर में ये पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट, अमाशय की पीएच मान होती है। तो देखो, अमाशय की पीएच मान 1.8 होती है। अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल पाया जाता है और इसकी वजह से ये प्रबल अम्ल है और इसकी वजह से ही अमाशय की पीएच 1.8 होती हैं। नेक्स्ट, मानव रक्त की पीएच और प्रकृति होती है। तो मानव रक्त की पीएच है वो 7.4 होती है और 7.4 होने की वजह से ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए है इमली, अंगूर, कच्चा आम, इनके अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपको एक एक याद रखना है। इमली है, अंगूर है, कच्चा आम है, इनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी है टमाटर है, पालक है, इनमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही बात है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये बात भी सही है। और चौथा है कि सेब, नाशपाती और पक्के केले के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। एक दो बार सवाल पूछा गया है कि सेब के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल होता है। तो इसमें ए बी सी डी चारों सही है, तो इसका सही हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गलत मिलान का चयन कीजिए। यह फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि एसिटिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला CH3COOH है। सही बात है, बिल्कुल एसिटिक अम्ल का यही फॉर्मूला होता है। ऑप्शन बी है फॉर्मिक अम्ल HCOOH होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ऑप्शन सी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH हॉल ट्वाइस, बिल्कुल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला MgOH हॉल ट्वाइस होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी है बेकिंग सोडा, CaOH हॉल ट्वाइस, ये गलत है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, जो घरों में यूज होता है। CaOH हॉल ट्वाइस, ये तो चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, चूना का पानी या बुझा हुआ चूना, उसका फॉर्मूला है, तो गलत मिलान हो गया डी। नेक्स्ट सवाल है कि अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है। यह आपको याद रखना है कि अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। नेक्स्ट, एक्वारेजिया से संबंधित गलत कथन है। एक्वारेजिया, इसका उपयोग सोने चांदी के आभूषण साफ करने में किया जाता है। देखो एक्वारेजिया क्या होता है मैं बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3, इन दोनों का 3:1, यानी जो 3 है उसका तो 1 हिस्सा होता है और यहाँ पे 1 है उसका 3 हिस्सा होता है, तो ये अनुपात होता है, ये मिक्सर होता है। और इसका उपयोग सोना और सोने चांदी के आभूषण को साफ करने में करता है।
और इसको अम्लराज भी कहा जाता है, एक्वा रेजिया को। तो ऑप्शन ए है कि इसका उपयोग सोने चांदी के आभूषण साफ करने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है कि एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्रम से 1:3 में मिलाने से बनता है। बिल्कुल, नाइट्रिक अम्ल का एक हिस्सा होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 हिस्सा होता है, सही बात है ये भी। ऑप्शन सी है कि एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 1:3 अनुपात होता है, ये गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो 3 रेशियो होता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल है 1 अनुपात। इसे अम्लराज भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी है इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो ये आपको याद रखना है, धावन सोडे का Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूला होता है धावन सोडे का, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। NaOH है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। CaSO4.2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। और ऑप्शन डी है NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित गलत विकल्प है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये प्लास्टर करते हैं जब भी हड्डियां वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर करता है डॉक्टर। तो उसके अंतर्गत ये CaSO4.12H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, उसका उपयोग किया जाता है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है, इसके अंदर 2 है H2O का अणु और यहाँ आधा है। तो अगर इसमें इसको गर्म करते हैं तो डेढ़ अणु है वो वाष्पित हो जाता है और आधा अणु रह जाता है। तो जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑप्शन ए है कि इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है, गलत बात है, ये तो जिप्सम का फॉर्मूला है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और जिप्सम को गर्म करने से इसका निर्माण होता है, ये भी सही बात है। और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O होता है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा या इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है, देखो रसोई घर के अंदर किया जाता है इसका उपयोग बेकिंग सोडे का। अग्निशमन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है दोनों, तो यहाँ दोनों करेक्ट हो जाएगा। कई बार पूछा हुआ है कि अग्निशमन में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग करते हैं। और हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडे का नहीं। नेक्स्ट है, शुद्ध जल या आशुद्ध जल की पीएच होती है। शुद्ध जल या आशुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7। शुद्ध जल एकदम उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो उसकी पीएच 7 होती है। नेक्स्ट, दुर्बल क्षार है, आपको याद रखना है, NaOH है प्रबल क्षार होता है, KOH प्रबल क्षार होता है, CaOH हॉल्ट वाइज प्रबल क्षार, MgOH हॉल्ट वाइज प्रबल क्षार, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये दुर्बल क्षार होता है। ये देखो प्रबल क्षार क्या होता है कि किसी क्षार को अगर जलीय विलयन में डालें और वो आसानी से OH- दे दे तो वो प्रबल हो गया, स्ट्रांग हो गया। और जबकि धीरे धीरे OH- दे तो वो हो जाता है अपना दुर्बल क्षार। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, बाकी ये सारे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब प्रबल क्षारों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कि जब आमाशय में एसिडिटी या अम्लीयता हो जाती है तो प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में किसका उपयोग करते हैं। यानी कि अपने कभी कभार एसिडिटी हो जाती है पेट में, तो उस कंडीशन में एंटा एसिड यानी कि इस एसिड के खिलाफ कोई सार उपयोग में लेते हैं। वो कौन कौन से सार होते हैं, पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिल्कुल ये यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब एसिडिटी हो जाती है। तो बेकिंग सोडा, ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सार है तो ये यूज होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सार है और यूज होता है। तो उपरोक्त सभी, तो याद रखना एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बेकिंग सोडा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब यूज होते हैं। एंटासिड है, ये सार होते हैं खुद, क्योंकि अम्लीयता को दूर करना है, एसिडिटी को दूर करना है, तो इनका सारी नेचर होता है और ये उदासीनीकरण कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सही सुमेलित है। देखो ये चूने से संबंधित हर बार सवाल आते हैं और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से चूने का क्या फॉर्मूला है। मैंने सारा एक साथ लिख रखा है। ऑप्शन ए है कि चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला CaOH हॉल्ट वाइज होता है, याद रखना, बिल्कुल सही बात है।
ऑप्शन बी है चूना पत्थर, खड़िया या चौक, इसका फॉर्मूला CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है बिना बुझा हुआ चूना या केवल चूना, ऐसे सवाल आ जाए तो भी उसका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला होता है। तो इसमें सही सुमेलित, तीनों के तीनों सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अम्ल म्यूरी एंटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ये एक आध बार SSC के अंदर सवाल आया हुआ है कि म्यूरी एंटिक अम्ल कौन सा होता है, तो म्यूरी एंटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है? देखो जैसे सार की बात की थी अपन ने प्रबल और दुर्बल, वैसे ही अम्ल है ये। जलीय विलयन में जो आसानी से H+ आयन दे देते हैं वो तो प्रबल अम्ल हो जाते हैं, और जो धीरे धीरे देते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो HCl एक प्रबल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 भी प्रबल अम्ल होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल होता है, जबकि CH3COOH ये एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन गोल से संबंधित गलत विकल्प है। देखो कभी कभार गर्मियों के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है या उल्टी दस्त होने लगती है, तो शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर अपन ORS घोल लेते हैं। तो उस ORS घोल के अंदर मेनली क्या होता है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जो घरों में नमक होता है वही, और पोटेशियम क्लोराइड जैसे लवण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये होते हैं। ORS घोल का उपयोग निर्जलीकरण को दूर करने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है कि ORS घोल का सेवन करने से उल्टी दस्त और ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं, ये गलत है। ORS सेवन करने से उल्टी दस्त पे कंट्रोल आता है। ऑप्शन डी है कि डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त होने पर ORS घोल का सेवन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त के कंडीशन किया जाता है। तो ऑप्शन सी है वो गलत विकल्प हो गया। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड स्वभाव में कैसे होते हैं? तो याद रखना, धातु ऑक्साइड है वो स्वभाव में अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? नहीं सॉरी, धातु ऑक्साइड स्वभाव में क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो देखो चूने का पानी होता है CaOH होल ट्वाइस, इसके अंदर CO2 गैस अपन प्रवाहित करते हैं, तो उस कंडीशन में चूने का पानी दूधिया कलर का हो जाता है। तो कौन सी गैस हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब धातुएं तनु अम्ल से अपक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है? देखो जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये धातु है मैग्नीशियम और ये H2SO4 हो गया, ये अम्ल हो गया। तो इससे रिएक्ट करेगा तो MgSO4 बना देगा प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, और H2 होती है हाइड्रोजन गैस। जब धातुएं तनु अम्ल से अपक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। नेक्स्ट, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? ये भी कई बार सवाल आया हुआ है कि किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। तो ये 5.5 पीएच मान पे दांत सड़ने लगते हैं। जैसे इन दांत सड़ते हैं तो अपन कॉलगेट वगैरह करते हैं, यानी दंत मंजन करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर दंत मंजन में क्या होता है कि सार होते हैं, तो ये दांतों को सड़ने से बचाते हैं। नेक्स्ट, लवणता कितने ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा को दर्शाती है? लवणता एक परिभाषा है, सैलिनिटी। तो ये 1000 ग्राम नमक, 1000 ग्राम पानी के अंदर नमक की मात्रा हो जाएगी। ये 1000 ग्राम अगर पानी हो और उसमें जितनी मात्रा नमक की है उस मात्रा को अपन लवणता कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विंडो क्लीनर या खिड़की साफ करने वाले पदार्थ के रूप में प्रयुक्त सार है। देखो खिड़की साफ करने के रूप में प्रयुक्त एक विंडेक्स केमिकल आता है, और इसके अंदर जो मुख्य रूप से वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है, ये कांच की खिड़कियां वगैरह साफ करने में यूज होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? तो मानव शरीर 7 से लेकर 7.8 इस पीएच परास के अंदर काम करता है। नेक्स्ट, समुद्री नमक या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। अपन घरों में जो नमक काम में लेते हैं उसका साधारण सूत्र है NaCl, और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। यहाँ रासायनिक नाम लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता है। देखो क्षारकता क्या होती है? क्षारकता होती है कि कोई भी अम्ल कितने मैक्सिमम यानी अधिकतम H+ आयन त्यागता है। H+ आयन त्यागता है उसकी संख्या को उसकी क्षारकता कहते हैं। जैसे HCl है तो ये 1 H+ आयन त्याग सकता है,
तो इसकी क्षारकता हो गई 1। ये एक क्षारकीय अम्ल है, ये Cl- बन जाएगा। जैसे H2SO4 है, वो मैक्सिमम 2H+ आयन त्याग सकता है, तो SO4 2- हो जाएगा, तो इसकी क्षारकता 2 हो गई। तो इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता होती है 2। ये एक द्विक्षारकीय अम्ल है। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब वातावरण के अंदर SO2 और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें इकट्ठी हो जाती है प्रदूषण के कारण, तो ये क्या करती है, वर्षा के साथ वहाँ H2O के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है। और ये जब अम्ल वर्षा के साथ वापस बरसते हैं तो उस कंडीशन में अपन उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के दौरान चूंकि उसके अंदर एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, तो तब पीएच कितनी होती है, 5.6 से भी ये कम हो जाती हैं। तो ये कई बार सवाल आया हुआ है कि 5.6 से कम होने पर वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा शारीरिक व्यायाम करता है तो उसकी मांसपेशी में क्या जमा हो जाता है जिसकी वजह से उसके दर्द करने लगती हैं। उसकी मांस में कभी कभार क्या होता है, अपन बहुत ज़्यादा शारीरिक व्यायाम वगैरह करते हैं, दौड़ करते हैं, तो उस कंडीशन में अपनी मांसपेशियां दर्द करने लगती है, क्योंकि उस दौरान अपने मांसपेशियों के अंदर अवायवीय शोषण होने की वजह से लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो याद रखना अपना लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी। अभी कोरोना काल में कमजोरी दूर करने के लिए विटामिन सी खूब दिया गया। नेक्स्ट है प्राकृतिक सूचक या लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखो, लिटमस पेपर जो आपने पहले पढ़ा था कि लिटमस पेपर का उपयोग अम्ल है या सार है ये पता करने के लिए करते हैं। तो ये लिटमस है वो ल से याद रखना लाइकेन, लाइकेन से अपन प्राप्त करते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल है, इन दोनों का आपस में सहजीवी संबंध होते हैं, सहजीवी संबंध है, उसको लाइकेन कहते हैं। शैवाल भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और कवक इनको शेल्टर, आश्रय प्रदान करती है, सहारा देती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो याद रखना राष्ट्रीय रासायनिक, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है, पुणे के अंदर। नेक्स्ट है पीएच स्केल से संबंधित गलत कथन है। देखो पीएच स्केल अपने शुरू में पढ़ा, पीएच स्केल क्या होती है। तो पीएच स्केल में जो ये पी और एच है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का सामर्थ्य। ठीक है। ऑप्शन बी है पीएच स्केल की खोज वैज्ञानिक सोरेनसन ने की। बिल्कुल सही बात है, सोरेनसन ने की थी खोज। पीएच स्केल की प्रास 0 से 14 तक होती है। बिल्कुल सही बात है, ये स्केल है, यहाँ से लेकर 0 से लेकर 14 तक होती है, और यहाँ पे बीच में 7। पीएच स्केल में जो मध्य मान है वो प्रबल अम्ल के लिए प्रयुक्त होता है। पीएच स्केल में मध्य मान 7 होता है, और ये लवण के लिए प्रयुक्त होता है या उदासीन नेचर के लिए प्रयुक्त होता है, यह प्रबल अम्ल के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत मिलान है। ऑप्शन ए है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH। जबकि कास्टिक सोडा है, यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। सोडा नाम है तो कास्टिक सोडियम हो जाएगा, पोटास नाम है तो पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बिल्कुल ये सही उत्तर है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो गलत मिलान तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे के सारे सही मिलान है। सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। सीसा संचायक बैटरियां घरों में यूज होती हैं, तो उनमें ये कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो यूज होता है। नेक्स्ट है, इसको तेजाब वगैरह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन है कि मानव मूत्र की पीएच होती है। तो मानव मूत्र की पीएच है वो 5 से 8 के बीच होती है। जनरली कुछ लोग 6 भी बताते हैं, कुछ 7.2 भी बताते हैं, लेकिन ये 5 से लेकर 8 तक के बीच में वेरी करती है। ये सारे सवाल मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उसके आप मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू। ये वीडियो इस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।